अच्छा एक सेकंड, जो डाउट्स होंगे क्वेरीज होंगे मैं लेती हूँ बाद में. लेट मी फिनिश अ रिविजन एंड देन आई टेक द क्वेरीज. ओके, now pay attention. Are we all ready? Yes. So hello dear students, this is a quick revision for residential status. ये जो revision lecture है, it is applicable for May 25, September 25 and Jan 26 exams. प्लस अगर आप लास्ट ईयर आपने पहला फाइनेंस एक्ट देखा है तो उसके कंपैरिजन में कोई अमेंडमेंट नहीं है इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस ये हमें क्यों हेल्प करता है? व्हाई डू वी स्टडी दिस चैप्टर? रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है, इट हेल्प्स अस टू आंसर वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया? क्या मुझे इंडिया में टैक्स देने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. अब ये डू आई हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, इसका जो आंसर है डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. फर्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड उस व्यक्ति का, पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा होता है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ इनकम. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि क्या मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा. नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू इस पे सवाल कैसे आते हैं. एक, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने पे सवाल आता है. दूसरा, ये जनरली एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है. एमसीक्यू फॉर्म में कैसे होता है, एक प्रॉब्लम दिया जाता है, फिर आपको असेसी का नंबर ऑफ डेज और ये सब दिया जाएगा, तो एक एमसीक्यू आएगा उस पे कि फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस. फिर दूसरा उसी पे एमसीक्यू आएगा, फिर इसका इनकम कितना टैक्सेबल होगा. तो जैसे वो एनआर बन गया तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है, वो आरओआर बन गया तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है. तो ऐसा है, तो दो तीन एमसीक्यू आते, एक ही ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा. पहला उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, फिर उसका क्या निकालना होता है, इनकम निकालना होता है. इस टाइप से जनरली क्वेश्चन आता है. सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड the status. Now determination of residential status, पहले मैं recap कराती हूँ determination of residential status of an individual. अब जो individual का residential status है, can it change every year? Yes. क्यों मैम? It does not depend upon citizenship, it does not depend upon your nationality, it depends upon where you, number of days of stay in India. So it depends upon number of days I stay in India. Now a person, individual can be a resident or an individual can be a non-resident. Now resident or non-resident depends upon two basic conditions. Now ये दो basic conditions है. I satisfy both, I will become a resident. I satisfy one, I will become a resident. But now what happens if I satisfy none of the basic conditions, then I will become an NR. करेक्ट. नाउ एक बार आप रेसिडेंट बन गए, इंडिविजुअल को फर्दर स्टेटस होता है और ये फर्दर स्टेटस क्या होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्दर डिपेंड्स अपॉन टू एडिशनल कंडीशंस. अब मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं है. जब आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बन सकते हो, व्हेन यू सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस, देन यू आर ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो मैं दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करूंगी तभी मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनूंगी. इसका मतलब क्या है, दैट इफ यू सेटिस्फाई एनीवन or you satisfy none of the additional conditions, then you become a resident but not ordinary resident. अब ये जो बेसिक कंडीशंस है, ये एडिशनल कंडीशंस है, ये क्या है वो भी बताऊंगी और तुरंत इंडिविजुअल से रिलेटेड कैसे कैसे वर्किंग करना है, क्या क्या हमने पढ़ा है, सब आपको अभी बता दूंगी विथ एक्सेप्शंस ऑल्सो. अब जो जनरल बेसिक कंडीशंस है वो क्या है, हमेशा आपने नोट करना चाहिए आप कौन से ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो, वो आपका रेलेवेंट ईयर होता है. उस साल आप इंडिया में कितने दिनों के लिए है वो देखना होता है पहले. तो जैसे कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर. बोलो, इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर. दूसरा, इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years. ये जनरल है. इसी तरीके से बेसिक एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस भी दो है. एडिशनल कंडीशंस लास्ट ईयर का सब जनरली देखती है. तो जैसे कि पहला एडिशनल कंडीशन है, इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 years and you are a resident in at least 2 years out of the last 10 years. Correct. Now
यहां जब भी आप डेज का काउंटिंग करो आपको ये समझना है डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर विल ऑलवेज बी काउंटेड इन इंडिया। तो आपकी फ्लाइट रात को 10 बजे है, 12 बजे है, सुबह 4 बजे है, दोपहर को है, मैटर नहीं करता। द डे यू लीव इंडिया इज काउंटेड एज अ होल डे इन इंडिया, द डे यू अराइव इन इंडिया इज ऑल्सो काउंटेड एज अ होल डे इन इंडिया। अब अगर मैं इंडिविजुअल्स की ही पहले बात कंप्लीट करूं, ये देखो पहले मैं इंडिविजुअल्स की सारी बात कंप्लीट करूंगी, ये इंपॉर्टेंट टेबल है और ये बेसिक कंडीशंस के ऊपर ही है। जब भी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है जनरली, फिर है एक्सेप्शन 1 और फिर है एक्सेप्शन 2। जनरली ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, ये वही वाली बेसिक कंडीशंस है, इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर, और दूसरा है इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years। तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मिस्टर एक्स कुछ नहीं बोला, इंडियन सिटीजन वगैरह कुछ नहीं बोला है, मैं आपको बता देती हूँ एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 इज फॉर अ इंडियन सिटीजन। किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं बोला, मिस्टर एक्स बस घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे, कुछ नहीं इंडियन सिटीजन वगैरह ये शब्द नहीं यूज किया, या कोई कैनेडियन सिटीजन के बारे में है, किसी और व्यक्ति के बारे में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो आप हमेशा यही वाली बेसिक कंडीशन अप्लाई करोगे। सो मिस्टर एक्स जो है वो पीवाई में 70 डेज के लिए है और लास्ट 4 years के लिए वो 400 दिनों के लिए। Is he satisfying this second additional condition? Yes. क्या वो second additional condition satisfy कर रहा है? Yes. And because I'm satisfying this second additional condition, मैं बन जाऊंगी resident for that year. I will become a resident. करेक्ट? हाँ, इसके जो हैंड रिटन नोट्स है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जब ये लेक्चर मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगी तो इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब ये बंदा क्या बन गया? आर बन गया। आप आर बन गए तो आपको आगे क्या चेक करना होता है? क्या आप ओआर हो या आप एनओआर हो? उसके लिए आपको बताओ जल्दी क्या चेक करना पड़ता है? एडिशनल कंडीशंस। तो आप एडिशनल कंडीशंस ये 2 है, हमेशा पहले आप 730 डेज वाली एडिशनल कंडीशन लो क्योंकि ये चेक करना काफी आसान होता है। सो यू चेक दिस 730 डेज वाली आप कंडीशन पहले चेक करना, ठीक है। तो दोनों ये 1 और 2 में दोनों सेटिस्फाई करूंगी तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। मैं एक ही सेटिस्फाई करूंगी या मैं नन सेटिस्फाई करूंगी तो मैं क्या बन जाऊंगी? आर एनओआर। वेरी गुड। नाउ व्हेन डू वी चेक? नाउ अंडरस्टैंड, now when do we check for this live streaming students? I hope you all are focusing. now ये देखो exception 1 जो है, exception 1 किसके लिए है? exception 1 में incoming भी है और outgoing भी है। incoming मतलब क्या? ये देखो I am a Indian citizen who is living outside India or I am a person of Indian origin. Now who is a person of Indian origin? Person of Indian origin का मतलब होता है either he himself or his either of his parents or either of his grandparents are born in undivided India. तो ये पर्सन को क्या बोला जाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो आई एम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वांट्स टू विजिट इंडिया और आई एम अ इंडियन सिटीजन। ये क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए कि इंडियन सिटीजन है, मैं इंडिया के बाहर हूं बट मैं इंडिया विजिट कर रही हूं। इनकमिंग, यू नो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये इनकमिंग यहां पे भी है और ये इनकमिंग यहाँ एक्सेप्शन 2 में भी है, लेकिन फर्क क्या है? व्हेन यू विजिटिंग इंडिया तो उसमें इनकम का फर्क है। अगर मेरा जो इनकम है, इनकम अदर देन सम फॉरेन इनकम, अदर देन सम फॉरेन इनकम 15 लाख तक है तो मैं एक्सेप्शन 1 में आती हूँ, और ये 15 लाख से ऊपर है तो मैं एक्सेप्शन 2 में जाती हूँ। अगर मैं एक्सेप्शन 1 में आती हूँ तो क्या? पहले तो देखो एक्सेप्शन 1 में दोनों आ रहे हैं। कौन से दोनों आ रहे हैं? इनकमिंग भी आउटगोइंग भी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो इंडिया विजिट कर रहे हैं या ऐसे व्यक्ति जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब इंडिया के बाहर कौन जा रहा है? इंडियन सिटीजन। ही इज लीविंग इंडिया। क्यों? जॉब के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, या वो इंडियन शिप का एक क्रू मेंबर है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है। सो आप इंडियन शिप पे हो और यू आर आउट गोइंग, देन आपकी जो कंडीशंस है आपको बेनिफिट मिला है ऑफ एक्सटेंडेड डेज। जहां जहां 60 होगा वहां पे सब्सटीट्यूट करके हम 182 कर देते हैं। तो आपके लिए जो बेसिक कंडीशन क्या बन जाती है? इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर। दूसरा, इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 60 को काट डालने का और उधर 182 करने का। सो 182 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया मिस्टर, सेम एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज ए इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पीवाई एंड ही इज इन पीवाई फॉर 70 days एंड लास्ट 4 years 400 days। ये सेम कंडीशन
इस केस में आपको आर बना रही है, बट यही कंडीशन क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो, मान के चलो लिविंग इंडिया, तो आप इस एक्सेप्शन में आ गए, तो इसकी वजह से आप क्या बन जाओगे, एनआर। तो ये बेनिफिट है, क्यों, बिकॉज एनआर हैज टू पे टैक्स ओनली ऑन इंडियन इनकम, आर को सबसे ज्यादा टैक्स देना है, आर एनओआर को बीच में टैक्स देना है। तो ये समझ रहे हो कैसे कंडीशंस चेंज होती है। अच्छा मैम, फिर ऐसा हो गया एक्सेप्शन, तो एडिशनल कंडीशंस भी चेंज होती है? आंसर इज नो, नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस चेंज, एडिशनल कंडीशंस इन ऑल द केस रिमेन द सेम। तो इधर वही एडिशनल कंडीशन है 730 डेज वाला, और यू आर इन एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ द लास्ट 10 years, करेक्ट, यस। अब आता है एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 2 क्या बोलता है, यहां सिर्फ इनकमिंग है, यहां आउटगोइंग नहीं है। तो आप एक इंडियन सिटीजन हो या एक पीआईओ जो इंडिया के बाहर है, बट यू आर विजिटिंग इंडिया, इन दैट केस योर इनकम इज एक्सीडिंग 15 lakhs, देन एक्सेप्शन 2 विल अप्लाई। अच्छा मैम, एग्जाम में इनकम दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चलेगा आप एक्सेप्शन 1 में हो या एक्सेप्शन 2 में हो। लेकिन अगर हमें ये नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर सकते हैं, या दोनों के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जितना टाइम है वो देख लो, जनरली दिया जाएगा। तो आइधर आप अज्यूम करो कि इनकम अप टू 15 है, वैसा सॉल्व करो, और नीचे एक नोट लिख दो कि अगर इनकम अबव 15 होता तो ये कंडीशन से चेक करते, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, whose income other than some foreign income exceeds 15 lakhs, मान के चलो ऐसा हो गया, तो आप कौन सी बेसिक कंडीशन अप्लाई करोगे? पहली बेसिक कंडीशन होगी इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 60 की जगह 120 days or more and 365 days or more in the last 4 years। बेटा यहाँ जब भी एंड है ना, तो मुझे दोनों सेटिस्फाई करना होता है, 120 वाला भी एंड 365 वाला भी, ठीक है। आप चेक करो, ये सॉल्व करो, फिर आपको आर या एनआर पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप आर बन जाते हो किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द सेकेंड बेसिक कंडीशन। आप आर बन जाते हो किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द सेकेंड बेसिक कंडीशन, माने 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से आप आर बन जाते हो, फिर तो you're good। Why? Because you will see that the assessee directly will become an R NOR। फिर assessee directly क्या बन जाएगा बेटा? R NOR। तो assessee will directly become R NOR। Is that clear to everybody? Yes। तो यहाँ पे directly R NOR। अच्छा मैम, लेकिन मैं वो 180 की भी कंडीशन सेटिस्फाई, मैं वो 182 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, I become R because of many other, बोथ सेटिस्फाई कर रहा हूँ या पहली वाली सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो फिर आपको नॉर्मल फिर से एडिशनल कंडीशन चेक करके फिर फर्दर स्टेटस डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कब है आर एनओआर? आप डायरेक्टली कब बन जाओगे? जब आप बेसिक में सिर्फ 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तब आप क्या बन जाते हो? आर एनओआर। इसके लिए स्टूडेंट्स ने ब्रेटली वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये हमारे मंजूषा में है, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, या जो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, आपको अगर ब्रेटली का क्वेश्चन देखना है तो वो मॉड्यूल में दिया है, तो लेटेस्ट मॉड्यूल आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, वहां पे ब्रेटली और श्रीनाथ वाला एक क्वेश्चन दिया गया है, वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस। ऐसे ही अगर आपको याद है, एक मिस्टर आनंद वाला सवाल है जो हमने सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी सुन के लेते और समझ के लेते। आप एक इंडियन मेंबर, इंडियन सिटीजन हो एंड यू आर वर्किंग ऑन अ इंडियन शिप जो फॉरेन बाउंड है। कौन सी? इंडियन शिप जो फॉरेन बाउंड है, माने उसका डेस्टिनेशन इंडिया से बाहर है। तो आप इंडियन शिप पे काम कर रहे हो लेकिन वो सिंगापुर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों के लिए आप इंडियन वाटर्स में हो, कुछ दिनों के लिए आप इंडिया के बाहर हो, तो काउंटिंग करने में ना मुश्किल हो जाता है, फिर वो तू मैं होती है, फिर कैसे करेंगे? तो हमने स्टैंडर्डाइज एक सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, और उन्होंने क्या बोला, अगर आप इंडियन सिटीजन हो जो क्रू मेंबर हो और आप बाहर जा रहे हो, अच्छा आप बाहर क्यों जा रहे हो? अभी जॉब की वजह से। आउटगोइंग है, आउटगोइंग के लिए आप कौन सा एक्सेप्शन यूज करोगे? एक्सेप्शन 1। तो इनके लिए जो बेसिक कंडीशन होगी वो ऐसी चेक होगी, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर, और दूसरा इन इंडिया इन द पीवाई फॉर 182 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years। अरे हाँ ना, आप इंडियन शिप पे काम कर रहे हो तो यू आर लिविंग इंडिया, तो आपको पहले तो एक्सेप्शनल बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके बाद क्या मैम, सीबीडीटी ने ये क्लैरिफाई दिया है, आपको जब भी आप इंडियन शिप पे काम करते हो ना, आपको एक मिलता है
कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपकी ड्यूटी पे होने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट पे बोला जाता है आप इस डेट से इस डेट तक शिप पर थे। जो भी डेज उस सर्टिफिकेट पे मेंशन किए जाते हैं, दे आर अज्यूम्ड दैट इट विल बी अज्यूम्ड दैट फॉर दोज डेज यू वर आउटसाइड इंडिया। क्या अज्यूम किया जाएगा? यू वर आउटसाइड इंडिया। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, मिस्टर आनंद वाला क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, आप लेटेस्ट मॉड्यूल डाउनलोड कीजिए। आनंद वाला ये जो क्वेश्चन है ये मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ये कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अरे पक्का बोलो। यस, ऑल राइट। नाउ ये जो इंडियन सिटीजन है, हाँ, अब मैम ये जो इंडियन सिटीजन है इसका जो इनकम है कैसे चेक करते हैं? इनकम एक्सक्लूडिंग सम फॉरेन इनकम, मतलब कैसे काउंट करना है? वो 15 लाख का इनकम कैसे काउंट करना है? पता है, वो 15 लाख काउंट करने के लिए मैंने सारा इंडियन इनकम लेना चाहिए, प्लस मैंने क्या कंसिडर करना चाहिए? प्लस फॉरेन इनकम कंट्रोल्ड इन इंडिया। इंडियन इनकम तो लेना ही चाहिए, प्लस मैंने फॉरेन इनकम कंट्रोल्ड इन इंडिया भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसिडर करोगे, फिर ये जो टोटल आएगी फिर आप चेक करोगे ये 15 लाख तक है या 15 लाख के ऊपर है। बराबर है क्या? अरे हाँ ना? यस। अब हमें क्या समझना है? देयर इज ऑल्सो, पहले वो डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। अब ये हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस किसका निकाला हमने? इंडिविजुअल, या बता ही देती हूँ। चलो, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा फेवरेट एडजस्टमेंट जो है आईसीआई को जो पसंद है वो है डीम्ड रेसिडेंट। अब डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ये भी फिर से इंडियन सिटीजन के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में जब जब इंडियन सिटीजन आता है वो आउटगोइंग है, एक्सेप्शन 1 यूज करना। एग्जाम में इंडियन सिटीजन आता है और वो इनकमिंग है तो इनकम देखना, 15 लाख तक है तो एक्सेप्शन 1, 15 लाख से ऊपर है तो एक्सेप्शन 2, बस खत्म हो गया। यस। अब इंडियन सिटीजन को आपने ये एक्सेप्शनल यूज किया, सब कुछ किया, वो एनआर ही बन रहा है, फिर भी वो क्या बन रहा है? एनआर, रेसिडेंट नहीं बन रहा। निर्मला सीतारामन जी बोलते रुको जरा, मैं एक और कोशिश करूंगी तुम्हें आर बनाने की, एक और कोशिश करूंगी तुम्हें आर एनओआर बनाने की, मैं एक और ट्राई करूंगी। क्यों? क्योंकि एनआर सबसे कम टैक्स देता है। बराबर है, तो हम एक और कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत से लोग अपना नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे जो है हर कंट्री में इस तरीके से मैनेज करते हैं, वो कहीं पे रेसिडेंट बनते ही नहीं, और वो कहीं के रेसिडेंट बन ही नहीं रहे तो वो कोई भी देश में टैक्स नहीं दे रहे, which is not right. So that is why we introduce a concept called as deemed resident under section 6(1)(a). तो 6(1)(a) की 3 conditions you have to learn and go. How many conditions is 6(1)(a)? 3, and all 3 have to be satisfied. पहले you are a Indian citizen. हाँ, सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन हो, एंड इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, एंड यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो मैम ये डायरेक्टली ये सेक्शन डीम्ड रेसिडेंट का जो सेक्शन है, पता है अगर आप डीम्ड रेसिडेंट बन गए तो आप डायरेक्टली क्या बन जाते हो? आर एनओआर। आप डायरेक्टली क्या बन जाओगे? आर एनओआर। तो मैम ये जो डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, क्या ये ऐसे कब अप्लाई करना है, हमें कैसे समझेगा? बिल्कुल कैसे समझेगा, सुनो। पहले अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, पहले आपको जो मैंने बेसिक कंडीशन एक्सेप्शंस बताया वो यूज करो, वो पहले यूज करो। जैसे कि अप्लाई बेसिक कंडीशन एज पर द टेबल गिवन अबव। कौन सा टेबल? हमारे टेबल के 3 पार्ट्स है। क्या? जनरल, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2। पहले आप ये यूज करो, ये यूज करके आप आर बन गए तो बेस्ट है, फिर निर्मला सीतारामन जी को उंगली टेढ़ी करनी नहीं पड़ेगी, आप सीधी उंगली से ही रेसिडेंट बन गए। बराबर है कि नहीं? तो आप अगर रेसिडेंट बन गए फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने ट्राई किया कि आप डीम्ड रेसिडेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हुआ, पहले हम ट्राई करेंगे कि ऊपर की टेबल के हिसाब से आपको कंडीशंस अप्लाई करके आप आर नहीं बन रहे हो, आप एनआर बन रहे हो। देन वी विल से वेट, इफ यू डू नॉट बिकम आर, वेट, आई हैव स्टिल 1 more filter। ये जो रनिंग रेस होती है ना, हम रनिंग रेस में कैसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एक पार कर लिया दूसरा, तो वैसे कि रुको रुको, तुम ये ऑब्स्टिकल पार करके ऊपर का टेबल पार करके फिर भी आर नहीं बने, रुको एक और मैं लेके आती हूँ प्रोविजन। तो हम फिर बोलते गो टू सेक्शन 6(1)(a), एंड वहां पे कितनी कंडीशंस है? ये कंडीशंस है उसके। अब वहां पे 3 कंडीशंस है, तो अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, एंड शब्द कि आप इंडियन सिटीजन हो, एंड योर इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, एंड बेस्ट इज यू आर नॉट पेइंग टैक्स इन एनी अदर कंट्री,
ये पॉइंट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये वार्निंग है, ट्रिंग ट्रिंग वार्निंग बेल है कि अरे इज नॉट पेइंग टैक्स इन एनी अदर कंट्री। हाँ, शायद डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, बराबर है। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करोगे तो आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे बेटा, और जब आप डीम्ड रेसिडेंट बनते हो ना तो आप डायरेक्टली बन जाते हो RNOR। दिस इज सेक्शन 161A। ओके है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना यार, पक्का नहीं? यस, तो ये हो गया डीम्ड रेसिडेंट। एंड मेजरली हमारे इंटर में जो रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है, हमें इंडिविजुअल्स के लिए पूछा जाता है मेजरली ये मेन पार्ट है जिस पे आपको सवाल आएंगे अभी जो मैंने पार्ट कवर किया, बराबर। अब देखो, अब बाकी लोगों के रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। अब जो बाकी के लोग हैं जिनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं वो कैसे चेक करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। बेटा लेट्स हैव अ लुक एट हुज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अब देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF का स्टे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फैमिली में कितने सारे लोग हैं, हर एक का नंबर ऑफ डेज कहाँ चेक करेंगे। तो इसलिए हम HUF को बोलते हैं रुको जरा, हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिसाइड करेंगे। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है, कॉमन सेंस से हमको समझेगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में, अरे बोलो ना यार, आंसर दो ना मेरे साथ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किधर है? इंडिया में, तो क्या HUF क्या बन जाएगा? R। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो HUF क्या बनेगा? NR। तो मैम अगर पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, हाँ ये आपको पता नहीं है तो ये एक्ट क्या बोलता है? ट्रीटेड एज R। पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। अब HUF को आपने डिसाइड कर दिया R है या NR है। R है तो HUF को भी फर्दर स्टेटस होता है। पता है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को फर्दर स्टेटस होते हैं और किसी को भी ये फर्दर स्टेटस नहीं होता। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को फर्दर स्टेटस होते हैं बेटा, और किसी को भी फर्दर स्टेटस नहीं होता है। अब फर्दर स्टेटस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटा आपके कर्ता के ऊपर। आपका जो फर्दर स्टेटस है वो किस पे डिपेंड करता है? कर्ता के ऊपर। अब कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन, अच्छा मैम एडिशनल कंडीशन, अरे वही सेम यार, 730 डेज इन द लास्ट 7 years एंड रेसिडेंट इन 2 years आउट ऑफ द लास्ट 10 years, सेम वही दो एडिशनल कंडीशन है। और अगर वही दो एडिशनल कंडीशन कर्ता ने सेटिस्फाई कर दिया तो HUF बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और वही एडिशनल कंडीशन में से ओनली वन या नन इज सेटिस्फाइड देन HUF बन जाएगा RNOR। इज दैट क्लियर? यस। पता है अभी आगे का रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ही सिंपल है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म, LLP, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, ये इनको तो बहुत सिंपल इसलिए क्योंकि इनका सिर्फ स्टेटस होता है R या NR। इनको फर्दर स्टेटस होता ही नहीं है, ना इनको होता है ना कंपनी को होता है। पता है वो फर्दर स्टेटस ऑफ ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, वो किसको होता है? सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF। बराबर है क्या? यस। अब देखो यहां पे क्या होता है, R एंड NR किस पे डिपेंड करता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, फुल्ली इन इंडिया देन यू आर रेसिडेंट, फुल्ली आउटसाइड इंडिया देन यू आर NR, एंड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया यू आर एन R। खत्म, इतना ही स्टेटस है। दे डोंट हैव फर्दर स्टेटस ऑफ OR एंड NOR, नहीं है। वैसे अगर अभी मैं बात करूंगी कंपनी की, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे निकालते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर अ इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। इंडियन कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले वाली कंपनी एक्ट, तो आप बन जाओगे इंडियन कंपनी। मोमेंट यू बिकम इंडियन कंपनी, ओ हो यू आर ऑलवेज रेसिडेंट। कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे इसका कंट्रोल पूरा इंडिया के बाहर है, अरे किधर भी होने दो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कंपनी कौन सी हो? इंडियन कंपनी, देन यू आर ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, यू आर ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो ना यार, पक्का? देन यू आर ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। अब इसके बाद देखो, अगर अदर कंपनीज है तो मैम किस पे डिपेंडेंट है? उसके पोएम पे। अब उसका पोएम क्या है? पोएम का फुल फॉर्म क्या है?
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बोलो पोएम का फुल फॉर्म क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? मतलब आपका ये डायरेक्टली एग्जाम में दिया जाएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, तो आप इंडियन रेसिडेंट बन जाओगे। आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो आप एनआर बन जाओगे। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्टली दिया जाएगा इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में या इंडिया के बाहर है, रेडीमेड दिया जाएगा। ज्यादा फोकस बाकी के लोगों पे नहीं है, ज्यादा फोकस रेसिडेंशियल स्टेटस में किस पे होता है? इंटर्न में, इंडिविजुअल्स पे। बराबर है? Now, अच्छा, wait till the end. I'm going to also mark and tell you which questions you must revise. तो जब भी आप ये लेक्चर देखोगे आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन मंजूषा से आपको फिर से रिवाइज करना है। आपको ये लेक्चर देखना है, जो क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ इट द क्वेश्चंस जो मैं मार्क करूंगी ये मॉडल के क्वेश्चंस है। तो आइदर आप मेरे मंजूषा के नंबर्स में बोलूंगी या नाम बोलूंगी, तो वही नाम से मॉड्यूल में आपको यही क्वेश्चन, मॉड्यूल मतलब आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब ये देखो नेचर ऑफ इनकम, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पार्ट 1 हो गया हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस करने चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो हर पार्ट पे कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आप समझो नेचर ऑफ इनकम के बारे में। अब नेचर ऑफ इनकम क्या होता है बताओ? माई इनकम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर Indian income or foreign income. It can either be Indian income or it can be foreign income. अब Indian या foreign income depends upon accrual and receiving. ओहो, किस पे डिपेंड करता है? accrual and receiving. accrue इंडिया में हुआ या receive इंडिया में हुआ तो वो इंडियन इनकम। पता है accrual और receive में से एक भी पार्ट इंडिया में हो गया तो वो क्या बन जाता है? इंडियन इनकम। accrued in India, रिसीव इंडिया में होने दो या इंडिया के बाहर होने दो, ये इंडियन इनकम बन जाएगा। दूसरा, एक्रू किधर भी होने दो, रिसीव इंडिया में हो गया तो इंडियन इनकम, अरे दोनों इंडिया में हो गया तो ऑब्वियसली इंडियन इनकम, दोनों इंडिया में हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा? इंडियन इनकम। दोनों इंडिया के बाहर हो गया तो क्या बनेगा? फॉरेन इनकम। सिंपल, बराबर है कि नहीं? एंड you know what is very important is this: income earned is taxable of course on remittance. Remittance मतलब क्या ना? First let me tell you receive पे, let me focus on receiving. Receiving का मतलब ये होता है कि income first time, where is the money received for the first time, ये बहुत जरूरी है। तो अगर मेरा रेंट मेरा घर इंडिया के बाहर है, आनंद सर का जैसे प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में, तो घर लंदन में तो वो एक्रू किधर होगा बेटा? लंदन में। और आनंद सर ने बैंक अकाउंट भी लंदन का दिया तो पैसा मिला कहाँ? लंदन। बाद में वो इंडिया में रेमिट किया, अरे बाद में किधर रेमिट किया हमको लेना देना नहीं है। वेयर डिड यू अर्न द मनी और वेयर डिड यू रिसीव इट फॉर द फर्स्ट टाइम? रिसीव का मतलब है जब पैसे कमाए तो कहां मिले आपको ये पैसे? फर्स्ट टाइम ये पैसे कहां मिले उसको बोलते हैं रिसीविंग। रेमिटेंस इज जस्ट अ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मनी। रेमिटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, रेमिटेंस पे फिर से टैक्स नहीं लगता। टैक्स कब लगता है? इनकम अर्निंग पे, रिसीविंग पे। उसके बाद आप कहां रेमिट कर रहे हो या कुछ सालों बाद रेमिट कर रहे हो तो फिर से कुछ सालों बाद टैक्स नहीं लगेगा। रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता, रेमिटेंस इज जस्ट ट्रांसफरिंग। हाँ, इनकम अर्निंग पे टैक्स लगता है। बराबर है क्या? अरे बोलो ना यार। यस, अब आई विल लुक एट योर क्वेरीज, मैं आपको बोलूंगी तो मुझे जस्ट एक फ्लो में फिनिश करने दो ना। एक्रूअल ऑफ इनकम इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you have to learn it. Now over here I've given various examples कि जैसे देखो कि rent is received in London, rent London में मिला, later remitted to India, doesn't matter. Now rent is received, अगर rent आनंद सर को पुणे के बैंक अकाउंट में मिला का मतलब है कि आनंद सर रिसीव द रेंट इन इंडिया, देन ये इंडियन इनकम बन जाएगा। रिसीविंग का मतलब होता है कहां पैसे फर्स्ट टाइम मिले। इज दैट क्लियर? रिसीव और एक्रूअल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसीविंग और एक्रूअल में से कोई भी चीज इंडिया में हो गई ना बेटा, इट बिकम्स इंडियन इनकम। अरे सही है कि नहीं है? अब देखो आगे, एक्रूअल इन इंडिया का मीनिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स दे दिया है। इसको ही नहीं 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स दिया मैंने, इवन इस बात को आपको 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स है जो 3 टेबल है और डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ही आता है। टेबल के जो 3 कॉलम्स है और डीम्ड रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और एक्रूअल पार्ट आप लर्न करो। अब एक्रूअल का मतलब क्या है? पूरा का पूरा बिजनेस ही इंडिया में तो इट एक्रूज इन इंडिया।
Your profession, your source of income is in India, then it accrues in India. Your capital asset is in India. आप उसको रेंट पे देते हो तो इनकम इंडिया में एक्रू होगा. आप कैपिटल असेट है, शेयर्स है, प्रॉपर्टी बेचते हो, उसको कैपिटल गेन आता है, वो भी इंडिया में ही एक्रू होगा. अब डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया. उसके बाद फॉर सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सैलरी प्लेस ऑफ एक्रूअल इज प्लेस वेयर सर्विस इज रेंडर्ड. आप कहां सर्विस दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप सर्विस इंडिया में दे रहे हो ना बेटा, इट विल एक्रू इन इंडिया. हाँ, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? यस, एक्सेप्शन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है. अगर आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और आप एक एम्प्लॉई हो हु इज अ इंडियन सिटीजन, आप सर्विस कहीं पे भी रेंडर करो, इट विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया. इट विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया. बराबर है. अब सैलरी विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया. नाउ एग्जांपल, ABC इनकॉर्पोरेशन यूएस की कंपनी है, लेट इट बी, बट X इज रेंडरिंग, माय एम्प्लॉयर इज अ यूएस इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, डजंट मैटर, बट X इज रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया, तो सैलरी विल एक्रू इन इंडिया. तो इंडियन इनकम बन जाएगा बेटा. ठीक है. अब अगला, फॉर इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, एक्रूअल ऑफ इनकम किस पे डिपेंड करता है? पेयर के ऊपर. अगर पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओहो, इट विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया. और अगर पेयर रेसिडेंट है तो इट विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया, एक्सेप्ट व्हेन इट इज फॉर अ बिजनेस प्रोफेशन दैट इज सेट अप आउटसाइड इंडिया. अगर पेयर एनआर है तो इट विल ऑलवेज एक्रू आउटसाइड इंडिया. इट कैन एक्रू इन इंडिया ओनली इफ इट इज फॉर अ बिजनेस सिचुएटेड इन इंडिया. बराबर. अगला, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है. क्या है आपका बिजनेस कनेक्शन? इसका थ्योरी लास्ट में दिया गया है, वो बिजनेस कनेक्शन का टेबल. बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, वो एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए काम सिक्योर कर रहा है, वो वाला पार्ट. दूसरा, द पर्सन हु इज रिसीविंग, एक रेसिपिएंट है, वो गिफ्ट कर रहा है एनआर को, फॉरेन कंपनी को, RNOR को. मैं गिफ्ट कर रही हूँ फॉरेन एनआर को, बट गिफ्ट देने वाला रेसिडेंट है. तो मैं पूजा, अगर मैं किसी को बाहर गिफ्ट कर रही हूँ एनआर को, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूं, मैं गिफ्ट दे रही हूं, तो वो इंडिया में एक्रू होगा. और गिफ्ट इनकम इज टैक्सेबल अंडर iOS. ऑफ कोर्स iOS में वी नो दैट 50,000 तक एग्जाम्प्ट है वगैरह वगैरह, वो iOS का मुद्दा है. बराबर है क्या? यस. अब इसके मैम कनेक्शन क्या है? अब टैक्सेबिलिटी पे फोकस करो. अब किस पे फोकस करेंगे? टैक्सेबिलिटी पे. सो आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट एंड आई विल फिल इट अप हियर विथ यू सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. अंडरस्टैंड द रूल्स. पहला रूल है, ROR हैज टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन हिज ग्लोबल इनकम. सो ROR कहीं पे भी इनकम अर्न करे, ही हैज टू पे टैक्स इन इंडिया. दूसरा, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. आप कोई भी हो, आप कौन सा इनकम अर्न कर रहे हो? इंडियन. सो इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन इंडिया. तीसरा, एनआर पेज टैक्स इन इंडिया ओनली ऑन हिज इंडियन इनकम. ऑब्वियसली एनआर बोलेगा मेरा क्या संबंध है रे, मैं इंडिया में भी नहीं आया कभी, मैं एनआर है तो हाँ मेरा इंडिया में प्रॉपर्टी अग्रीड उस पर टैक्स देता हूं ना, पर मेरा यूएस में जो प्रॉपर्टी है, यूएस में बिजनेस है, उस पर मैं क्यों टैक्स दूं यार. तो एनआर सेज आई विल पे टैक्स इन इंडिया ओनली ऑन माय इंडियन इनकम. अब सवाल आता है RNOR का. अंडरस्टैंड, RNOR बीच में है. ROR सब पे टैक्स देगा, एनआर सिर्फ इंडियन इनकम पे देगा. RNOR को इंडिया में इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही है, प्लस वो वाले फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है विच इज टैक्सेबल, सॉरी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. तो यहां उसको टैक्स देना है, ये और ये टैक्स नहीं देना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, यहाँ आप गलती करते हो. आपको अगर पता है जहां गलती होती है, आप पहले से उसको अच्छे से करके जाओ ना यार, फिर गलती होगी ही नहीं ना. अब देखो इसका एग्जाम्पल देती हूँ 2A का. 2A का है कि बिजनेस श्रीलंका में है. अगर बिजनेस श्रीलंका में बेटा तो ये एक्रू श्रीलंका में होगा. अरे हाँ ना. एंड मनी इज रिसीव्ड इन श्रीलंका, तो इट इज रिसीव्ड इन श्रीलंका, तो दिस इज फॉरेन इनकम. कंफ्यूज करने का आपको जानबूझ के देंगे, आइदर कंट्रोल फुली इन इंडिया, पार्टली कंट्रोल इन इंडिया. फुल्ली पार्टली मुझे नहीं लेना देना, थोड़ा तो कंट्रोल इंडिया में है ना. ये इनकम बन गया फॉरेन, क्योंकि एक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, रिसीव इंडिया के बाहर हो रहा है. दिस इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम
अरे बोलो ना यार, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एग्जैक्टली, एंड दिस इज 2A वाला एग्जाम्पल, और इस पे RNOR को टैक्स देना पड़ेगा, बराबर है क्या? मैम व्हाट इज दिस अदर फॉरेन इनकम? अरे जब आप बिजनेस करते हो तो मैं देखती हूँ कंट्रोल कहां से, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, अदर फॉरेन इनकम, अदर फॉरेन इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूके में ही मिला, बॉन्ड्स कहाँ के? यूके के, तो एक्रू कहाँ होगा? यूके में, रिसीव कहाँ हुआ? यूके में, सो ये अदर फॉरेन इनकम है। हाँ, बिजनेस से आ रहा है तो मैं देखूंगी कंट्रोल है या नहीं है। अच्छा कुछ नहीं बोला, बिजनेस श्रीलंका में, पैसे भी श्रीलंका में, तो कंट्रोल भी वहीं से हो रहा है। क्वेश्चन में देना चाहिए कि बिजनेस श्रीलंका है, पैसे वहां मिले, लेकिन कंट्रोल इंडिया में, ऐसा देना चाहिए ना, बराबर है? यस। अब देखो रूल्स फॉर टैक्सेबिलिटी। अब ये 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ROR किस पे टैक्स देगा बोलो मुझे? टैक्स ऑन इंडियन प्लस फॉरेन। RNOR किस पे टैक्स देगा? इंडियन इनकम प्लस वो वाला फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। एंड NR किस पे टैक्स देगा? ओनली ऑन इंडियन इनकम। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? पक्का? फिर उसके बाद नोट्स में तो ये है 3 बेसिक कंडीशंस, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया, टेबल करवा दिया, शिप वाला आनंद वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दिया, उसके बाद डीम्ड रेसिडेंट का क्वेश्चन किया है। अब आता है एक थ्योरी पार्ट विच इज बिजनेस कनेक्शन। सो लेट मी टेल यू, टीच कंप्लीट दिस एंड देन आई टेल यू कि आपने कौन से क्वेश्चंस रिवीजन के लिए सॉल्व करने चाहिए, बराबर है क्या? यस। अब देखो बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन क्या है? अगर बिजनेस कनेक्शन इज इन इंडिया देन इट विल एक्रू इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन किधर है? इंडिया में, देन इट विल एक्रू इन इंडिया। Is that okay? Now what is business connection? I am an agent and I have a principal. मेरा principal NR है, मैं agent हूँ and मेरा principal Mr. X कौन है? NR. I am securing orders for that NR. I am stocking the goods for him. Like I give you the example of अलीबाबा। तो वहां से आप चाइनीज वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हो, 2 दिन में कैसे आ जाता है? क्योंकि यहाँ उसके लिए कोई एजेंट है जो ये सब क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है, एंड ही इज डूइंग ऑल दिस सेंडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड डिलीवरिंग द गुड्स। देन ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हुआ, इट इज एक्रूइंग इन इंडिया, इट बिकम्स इंडियन इनकम एंड यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। ये डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन हुआ, मैं जिसकी एजेंट हूं मैं उसके लिए काम कर रही हूं। अब आता है इनडायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन। मैं जिसकी एजेंट हूं मैं उसके लिए काम नहीं, एक दूसरे NR के लिए काम कर रही हूं। मैं एजेंट हूं X की, बट मैं काम कर रही हूं Y के लिए। क्यों? इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। X कंट्रोल्स Y, Y कंट्रोल्स X, और X and Y both are controlled by a third person Z. ओहो, अरे हाँ ना, बोलो ना यार। यस। अब आपको क्या समझना है आगे? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। आजकल डिजिटल प्रेजेंस का जमाना है। ऑनलाइन मैं किसी इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स ऑर्डर कर सकती हूँ। आई कैन डाउनलोड अ बुक, ओके, किंडल पे मुझे ऑनलाइन रीडिंग करना है तो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। तो किसी भी फॉरेन बाहर के NR का यहाँ पे बिजनेस हो सकता है बाय वे ऑफ बिजनेस कनेक्शन, बट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 2 करोड़ के ऊपर है, कितना है? 2 करोड़ के ऊपर है, या नंबर ऑफ यूजर्स कितने? मोर देन 3 lakhs. Then whatever is due to income arising from Indian customers. Now how do I know arising from Indian customers? IP एड्रेस से चेक किया जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बहुत इजी है, जहां पे भी आप कहां से आप ट्रांजैक्शन कुछ भी करते हो उसका IP एड्रेस लोकेट करना काफी इजी होता है, बराबर? Now what is not a business connection? Just because I came to India, did shooting of a movie here, and then ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल में थोड़ा पार्ट इंडिया में शूट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं मिशन इम्पॉसिबल कहाँ पे भी चलेगी। हाँ, इंडिया में जब वो चलाई जाती है तो वो इंडियन इनकम है, अग्रीड, बट वो सिंगापुर में, दुबई में उसका शो हो रहा है और वहां के पैसे पे हम टैक्स मांगेंगे, ये करेक्ट नहीं है। So these things are not business connection. What is not a business connection? Just shooting of a movie here is not a business connection. Collecting news here is not a business connection. Exporting goods is not a business connection. Display of diamonds is not a business connection. तो ये कुछ चीजें हैं जो बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाते। और अगर बिजनेस कनेक्शन माना जाता है ना बेटा,
तो भी यू हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन द एक्टिविटीज विच आर एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया। जितना इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन आईपीए का है, उतना ही हम इंडिया टैक्स लेगी। सिंगापुर के कोई कस्टमर, सिंगापुर में कोई लोग ये बुक डाउनलोड कर रहे हैं, उसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। बराबर है। ये क्या हुआ हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर को डिवाइड करते वक्त लॉजिकल फ्लो में पढ़ो। पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, नेचर ऑफ इनकम, उनका कनेक्शन आपको ये टैक्सेबिलिटी का टेबल देता है, ये टैक्सेबिलिटी का टेबल देता है। फिर आपको एक्रूड इस शब्द का अर्थ समझना है, वो लर्न करना है। आपको वो 3 टेबल के 3 पार्ट्स पिट पैट होने चाहिए। 6A डीम्ड रेसिडेंट फेवरेट एडजस्टमेंट ऑफ ICAI, एक्रूइंग वाला पार्ट फेवरेट है। सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर है, वो एक फेवरेट है, उनको पसंद है बहुत। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस, हाँ अब यहाँ पे देखो कि एक मिनट, शिवांश बोल रहा था मैम वो 2 केसेस है जहां आप डायरेक्टली RNOR बन जाते हो। हाँ, कौन से 2 केसेस है? एक्सेप्शन 2 में जब आप 120 डेज की वजह से R बन गए, आप डायरेक्टली RNOR बन जाओगे। दूसरा, जब आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे, आप डायरेक्टली RNOR बन जाओगे। बराबर है कि नहीं? नाउ आई जस्ट शो यू फ्रॉम माय नोट्स कि हमें कौन से इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है आपको करने चाहिए। तो हमारे ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस के मंजूषा में ये जो क्वेश्चंस है, नाउ दिस इज मंजूषा इज योर क्वेश्चन बैंक, बट यही सारे क्वेश्चंस कहाँ पे है? मॉड्यूल में भी है, एक हाथ दूसरा नहीं होगा। जैसे कि पहला आपने मिसेस रानी का PL में रिवीजन में मिसेस रानी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। इससे आपको बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कैसे यूज करते ये समझ में आता है। सो आई हैव डन अ रिवीजन एंड आई एम गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस टू यू स्टूडेंट्स कि आपने अभी कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने चाहिए। तो आपने मिसेस रानी वाला क्वेश्चन करना चाहिए। यू कैन गो थ्रू एक HUF के लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना चाहिए। तो आप मिसेस रानी वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। हाँ, और अगर सारे क्वेश्चन मंजूषा से आप कर पाते हो तो नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं कर पाते हो तो उसके नीचे जो बॉक्सेस में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपने पक्का देखना है, वो एटलीस्ट पक्का देखना है। करेक्ट है? सो 1, 2 आप कर लोगे। आपको टेक्निकल फीस और इसके ऊपर अगर कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए तो आप क्वेश्चन 3 करो। उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ आप डायरेक्टली क्वेश्चन 3 के बाद आप ये कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, इधर रमेश सुरेश वाला लगभग सेम है, या आप क्वेश्चन 5 करो, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ICAI मटेरियल का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन 5 कर लो। 5 और सुरेश वाला क्वेश्चन लगभग सेम है। बराबर है? हाँ, ये उनके लिए देखो आप सेकंड रिवीजन करो। अब अभी आप जो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, आपने तो एक बार सारे क्वेश्चंस करने ही चाहिए, और ये जो मैं मार्क कर रही हूँ खास करके आपने करने चाहिए, तो आपको आने ही चाहिए। फिर उसके बाद कैनेडियन सिटीजन का आप एक बार ब्रेटली वाला क्वेश्चन तो करना ही है ना। ये ब्रेटली और श्रीनाथ वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में है ही। बराबर है? बराबर है क्या? फिर आप 1-2 इंडियन सिटीजन वाले कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ब्रेटली वाला तो आपको करना ही है, ये इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया, एक प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। डेविड वाला क्वेश्चन आपको पक्का करना है ना। ये देखो मैं राम वाला क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये भी मॉड्यूल में है। राम वाला क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा। डेविड वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूल में है। डेविड वाले क्वेश्चन में ये स्टार मार्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयर जब इंडिया के बाहर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देन दिस सैलरी ऑलवेज एक्रूज इन इंडिया। तो डेविड वाला सवाल आपको करना ही है। ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको अगर ये करना है तो, नहीं तो आनंद वाला सवाल करना है। ये किस पे है? इंडियन शिप क्रू मेंबर है, राइट? तो उसका वर्किंग कैसे करते हैं, डेज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का काउंटिंग कैसे होता है, ये बताया गया है। 16th आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। हाँ, और ये डीम्ड रेसिडेंट पे है 17, एंड फिर यू शुड डू हाउ टू कैलकुलेट द इनकम वाला एक सवाल होगा, वो कहाँ दिया है? 21 है क्या? एंड देन 21 ये 15 लाख का इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे मैंने क्वेश्चन खुद से ड्राफ्ट किया है। दैट्स क्वेश्चन नंबर 21। तो ये तो आपको पक्के करने, तो आपकी कोई कॉन्सेप्ट छूटेगी नहीं। फिर आपको एडिशनल प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ के और कुछ करना है तो आप कर सकते हो। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, डिवाइडेड इनटू लॉजिकल फ्लो। पहला पार्ट रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना, एम आई एबल टू आंसर इट। दूसरा पार्ट कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल है नहीं है, एम आई एबल टू आंसर इट, उस पर एक्रूअल पे फोकस करो। ये 2 पार्ट्स के सवाल आते हैं, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
एंड डीम्ड रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, MCQ टाइप का सवाल आता है। तो अब आपको कोई डाउट है क्या, बोलो। हाँ हाँ, तो 1 मिनट, फर्स्ट 1 मिनट, 1 मिनट, रिवीजन में किसी को और कोई डाउट है क्या अभी? पहले बोलो जरा, मैंने जो रिवीजन करवाया पहले उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बिजनेस कनेक्शन में एक पॉइंट है, एजेंट इंडिपेंडेंट है, एक्टिंग ऑन हिज ओन, इसमें डाउट है। तो एजेंट खुद के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, मैं प्रिंसिपल के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा सेल कर रही हूँ। एनआर का एक फोन आया कि आपके पास ये गुड्स अवेलेबल है क्या, हाँ, तो मैं सेल करती हूँ, बस। आई एम नॉट योर एजेंट, आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंटली, आई हैपन टू सप्लाई दोज गुड्स, यू कॉल मी एंड आई सप्लाई इट, सो आई एम इंडिपेंडेंट, मैं तो आपकी एजेंट नहीं हूँ, आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंटली। दो लोग सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं ना इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अ एजेंट, दैट वे। एजेंट है, ही इज इंडिपेंडेंट, मतलब एजेंट क्या कर रहा है, इज इंडिपेंडेंट एक्टिंग ऑन हिज ओन बिहाफ। मतलब क्या, एक आधी ट्रांजैक्शन मैंने आपके लिए किया तो आप समझ लोगे कि वो एजेंट है, बट नहीं है वैसा, ही इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। यस, ओके। तो आई थिंक 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो ये रिवीजन लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही और चैप्टर्स का मैं आपको बताती जाऊंगी और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मार्क करके दूंगी। सो May 25, September 25, Jan 26 के लिए ये सारे लेक्चर्स एप्लीकेबल है, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 24 ही एप्लीकेबल है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग बंद कर आणि परत स्टार्ट कर, स्ट्रीमिंग